हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो जो लोग भी जुड़े हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग टॉप 15 यानी कि 15 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जो लोग भी जुड़े हैं लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन को। बताएंगे स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय होता है। तो बताना है स्वास्थ्य संगठन के किस स्तर पे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय होता है। तो राज्य स्तर पे होता है, जिला स्तर, ग्राम स्तर या केंद्रीय स्तर पे। तो ये होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है। तो ये आपका होता है राज्य स्तर पे होता है, यानी कि स्टेट लेवल पे होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, सेकंड नंबर को देखेंगे। रिकेट से पीड़ित एक बच्चे के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लिया जाना चाहिए। तो पोटेशियम लिया जाना चाहिए, कैल्शियम लिया जाना चाहिए, सोडियम या आयरन। तो यहाँ पे बताएंगे आयरन रक्ताल। ठीक है, आयरन बताइए किसके लिए लिया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकेट्स जो है ना, ठीक है, बच्चों में होता है, बड़ों में क्या होता है, यही ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो कहाँ से मिलता है, तो इसका रासायनिक क्या होता है, टोकोफेरोल होता है। ठीक है, क्या होता है, सॉरी, कैल्सीफेरोल होता है ना, इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, या कैल्शियम की कमी से ठीक है, रिकेट जो है सबसे आम कारण होता है। विटामिन डी मुख्य रूप से त्वचा को धूप में रखने से प्राप्त होता है, या कुछ खाद्य पदार्थों की जैसे कि तेलीय मछली जो होती है ना, ठीक है, तेलीय मछली अंडा में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बच्चों में मजबूत हड्डियों के लिए निर्माण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए बताएंगे दर्द प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पहली दवा, फर्स्ट लाइन ड्रग, बताना है आप लोगों को कौन सी है। तो बताना है कौन सी दवा है सबसे पहली दवा, मार्फिन है, ठीक है, या कौन सी आप लोग बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा, मार्फिन है, ठीक है, क्लोनिडाइन है, एसिटामिनोफेन है, या केटामाइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्द प्रबंधन क्या है, तो दर्द प्रबंधन के लिए ठीक है इस्तेमाल किए जाने वाली पहली दवा कौन सी दोस्तों, तो एसिटा, ठीक है, एसिटामिनोफेन है, जिसे क्या पैरासिटामोल भी, ठीक है, इसे क्या पैरासिटामोल भी कहा जाता है। ठीक है, पैरासिटामोल, ठीक है, पीसीएम सामान्य भाषा में कहें पीसीएम ले लेना। ठीक है, पैरासिटामोल होता है, यह हल्के से मध्यम दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मध्यम दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कुछ और दवाई यहाँ है जैसे कि एस्पिरिन है, ठीक है, इबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, ठीक है, डिक्लोफेनॉक है, या कई सारी दवाइयाँ होती है। द्रव प्रबंधन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली होने वाली दवाओं को, ठीक है, एनाल्जिक कहते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए मार्फिन जो है ना, मार्फिन क्या है, तो एक ठीक है, यानी कि गंभीर दर्द का इलाज करता है। यह तब निर्धारित किया जाता है, मार्फिन कब दिया जाता है, तो तब दिया जाता है जब अन्य किसी निवारक दवाएं काम नहीं करती है। जब कोई दवाई नहीं काम करेगी तो मार्फिन दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्लोनिडाइन है। क्लोनिडाइन क्या होता है, तो एक टैबलेट होता है जो मस्तिष्क के उस हिस्से को प्रभावित करके एडीएचडी का इलाज कर सकता है, जो कि ध्यान और आवेग को नियंत्रित करता है। यहाँ पे देखिए केटामाइन क्या होता है, तो केटामाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल, ठीक है, अकेले या अन्य दवाओं के साथ सर्जरी या किसी मेडिकल प्रक्रिया के पहले और उसके दौरान बेहोशी पैदा करने के लिए किया जाता है, केटामाइन। फोर्थ नंबर बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, आइसोटोनिक घोल है। आइसोटोनिक घोल क्या है, लैक्टिक रिंगर है, आधा साधारण सलाइन है, एक तिहाई साधारण सलाइन है, या मैनिटोल है। तो आप लोग यहाँ पे जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, आइसोटोनिक घोल क्या है, तो इस क्या होता है, ये क्या होता है, तो सोडियम, इसका उदाहरण क्या होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, रिंगर का घोल हो गया, ठीक है, रिंगर का घोल हो गया, या हार्टमैन का समाधान हो गया। देखिए आइसोटोनिक विलयन में पानी और विलय की सांद्रता
कोशिका द्रव्य के समान रहती है। आइसोटोनिक विलयन में रखी गई कोशिकाएं न तो सिकुड़ती हैं और न ही फूलती हैं। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, आइसोटोनिक विलयन क्या होता है? तो गैस्ट्रिक स्राव भी एक, ठीक है, आइसोटोनिक घोल होता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ का ऑप्शन ये हो जाएगा ना, जैसे बताया ना, रिंगर, ठीक है, लैक्टिकृत रिंगर जो है, तो ये होता है आपका लैक्टिकृत रिंगर घोल। क्या है? एक अंतःशिरा द्रव्य है जो शरीर में ठीक है, पानी और ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की जगह लेता है। देखिए, जब ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण, रक्त की हानि या जलने के कारण खोए हुए पानी में इलेक्ट्रोलाइट की पूर्ति करता है ये लेंगर, ठीक है, लैक्टिकृत रिंगर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और शरीर में पीएच स्तर को बढ़ाएगा, शरीर में द्रव संतुलन का, ठीक है, द्रव संतुलन जो होता है उसका बहाल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और मैनिटोल इंजेक्शन, ठीक है, क्या होता है? मैनिटोल इंजेक्शन जो होता है ना, एक मूत्रवर्धक दवा है। क्या है? तो मैनिटोल इंजेक्शन क्या है? तो मूत्रवर्धक दवा है जो शरीर में अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, पेशाब करने में मदद करेगा। ठीक है, अतिरिक्त ज़्यादा पानी होगा तो उसको छुटकारा पाने के लिए पेशाब करने में मदद करेगा। आगे बढ़िए, 5th नंबर बताइए, ट्रेपोनेमा पैलेडियम की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है, जिससे पहले, ठीक है, स्पिरोचेटा पैलेडियम के नाम से भी जाना जाता है, एक माइक्रो एरोफिलिक या ग्राम नेगेटिव, ठीक है, स्पाइरोकैट जीवाणु है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? तो सिफिलिस होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, यानी कि सिफिलिस रोग हो जाएगा। क्या होता है? ट्रेपोनेमिया पैलेडियम के कारण क्या होता है? तो सिफिलिस होता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। सिफिलिस कैसे फैलता है? तो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी संक्रमण की विशेषताएं कई चरणों में होती है, जिनमें से प्रत्येक के अपने लक्षण होते हैं। इनके पहले चरण में, जिसे प्राथमिक और द्वितीयक सिफिलिस के रूप में जाना जाता है, लक्षणों में क्या होता है? तो त्वचा के घाव, चकत्ते और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पोलियो सभी लोगों को पता ही है, ऐसा वायरस है जिससे लकवा हो सकता है। इसे पीलिया के टीके, ठीक है, पोलियो के टीके से आसानी से रोका जा सकता है। पोलियो कैसे होता है? तो गंदे पानी या खाने की वजह से फैलता है। इसके अलावा यह संक्रमित व्यक्तियों के संक्रमण में, ठीक है, संपर्क में आने से फैलेगा। गोनेरियो क्या होता है? तो गोनेरियो क्या होता है? तो एक यौन संचारी रोग होता है। गोनेरियो क्या होता है? तो यौन संचारी रोग होता है। इसके कारण क्या होता है? गोनेरियो के कारण गले में खराश, नेत्र श्लेष्माशोथ, योनि या लिंग से असामान्य रक्तस्राव होगा। ठीक है, तथा श्रोणि और जननांग में दर्द हो सकता है। ये चीजें ध्यान रखना है। मम्स पता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5th नंबर बताएंगे, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया के बारे में बताइए। ठीक है, रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया जो है क्या होता है? आमतौर पे किन महिलाओं में देखी जाती है? किन महिलाओं में? एक बच्चे वाले में, एक से अधिक बच्चों वाली में, निम्न आय वर्ग में या उपयुक्त सभी में। तो क्या हो जाएगा? एनीमिया जो होता है ना, गर्भवती महिलाओं और मासिक धर्म वाली महिलाओं में आमतौर पे देखा जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि खराब पोषण, आयरन की कमी और गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था, ये ध्यान रखिएगा। इसके कुछ कारण क्या है? तो गर्भावस्था के दौरान बढ़ते हुए शिशु के कारण शरीर में आयरन की कमी हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान होने वाली रक्त की कमी के कारण होगा। ठीक है, पेट से खून बहना हो जाएगा। जठरांत, गुर्दे या यकृत रोग या कैंसर से होगा, या गर्भाशय फाइब्राइड से भी हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, निम्न आय वर्ग। ठीक है, निम्न आय वर्ग हो जाएगा। निम्न आय वर्ग की महिलाओं में ये देखा जाता है। ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य सेवाओं के महत्वपूर्ण उद्देश्य आप लोगों को बताने हैं। रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोगों का इलाज। तो ये सभी हो जाएंगे ना, यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना और बीमारियों को रोकना, आपातकालीन स्थितियों में, ठीक है, लोगों को सही इलाज मुहैया कराना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और रोगों का इलाज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएंगे? ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ यानी कि आसान बनाना और गुणवत्ता यानी कि ज्यादा लाभदायक बनाना। स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा और, ठीक है, गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये चीजें होती हैं। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा देना। ठीक है, स्वास्थ्य का शिक्षा देंगे तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएं जो होंगी ना, ठीक है, को बढ़ावा मिलेगा।
स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, पोषण संबंधी कार्यक्रम चलाना। जब पोषण मिलेगा ना, ठीक है, तो स्वस्थ रहेगा आदमी खुद से ही, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल करना और पोषण संबंधी कार्यक्रम जब चलेगा ना, तो उसमें पोषण जब व्यक्ति सही से लेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें क्या होगा, तो प्रसव पूर्व देखभाल करना भी इसका उद्देश्य होता है। आगे बढ़िए, तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार क्लास को सभी लोग शेयर करिए, बिना कहे शेयर कर दिया करिए। आप लोग वीडियो को लाइक करिए और बताएंगे मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने उल्टी का निगमन केंद्र होता है। निगलने का और उल्टी का निगमन केंद्र कौन सा होता है। मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क होगा, प्रमस्तिष्क होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा होगा या पोन्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ना, यानी कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मानव मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा जो भाग है निगलने और उल्टी करने जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क स्तंभ का सबसे निचला हिस्सा है। यह शंकु के आकार का होता है। कैसे होता है, तो शंकु के आकार का होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा के कुछ काम हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, सांस लेना, खांसना, छींकना, लार आना, रक्तस्राव को नियंत्रित करना, ये सभी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे देखेंगे अनुमस्तिष्क जिसे क्या कहेंगे, ठीक है, इसे कहा जाता है सेरिबैलम। ठीक है, सेरिबैलम अनुमस्तिष्क है। ध्यान रखिएगा, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित हिस्सा होता है। इसे छोटे मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो शरीर के संतुलन को आसान बनाए रखना इसका कार्य होता है। शरीर के संतुलन को आसान बनाए रखना, शैक्षिक कार्यों को सटीकता सुनिश्चित करना, मुद्रा बनाए रखना, चिंतन, स्मृति और ज्ञान से जुड़ा होना, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो है ऐच्छिक पेशियां जो होती हैं से संवेदनाएं प्राप्त करता है, इसका समन्वयन करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क के बारे में देखेंगे। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। मानव शरीर की कई गतिविधियों और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए जिम्मेदार होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रमस्तिष्क को सेरिब्रम भी कहा जाता है। ठीक है, सेरिबेलम है ना, ये सेरिबेलम है और ये आपका सेरिब्रम है। ठीक है, ये नहीं समझिएगा कि दोनों एक ही हो गया। सेरिब्रम इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम। ठीक है जी, ठीक है, तो इसे सेरिब्रम कहा जाता है। चलिए, प्रमस्तिष्क को दो भागों में बांटा जाता है, जिन्हें दाहिना गोलार्ध और बायां गोलार्ध भी कहा जाता है। प्रमस्तिष्क जो है सबसे, ठीक है, प्रमस्तिष्क का सबसे विकसित और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। प्रमस्तिष्क जैसे कि सोच हो गया, थिंकिंग, बुद्धि, ठीक, चेतना और स्मृति के लिए जिम्मेदार होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। पोन्स क्या होता है, पोन्स देखिए मस्तिष्क के तने का हिस्सा होता है। यह मस्तिष्क को रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। पोन्स में कई तंत्रिकाएं, जंक्शन होते हैं जो मांसपेशियों को नियंत्रित करते हैं। ध्यान रखिएगा, पोन्स जो है मध्य मस्तिष्क के नीचे, मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर और सेरिब्रम में स्थित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 9th नंबर बताइए, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। एक स्वस्थ नवजात शिशु के जन्म के बाद धमनी वाहिनी क्या बन जाती है, तो धमनी वाहिनी क्या बनेगा, ठीक है, वेसाइकल लिगामेंट, सिराप्रक लिगामेंट या लिगामेंटम टेरेस या लिगामेंटम आर्टेरियोसम। तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, क्या बन जाता है आप लोग बताइए, तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, इतना मेहनत करने का कुछ तो फायदा हो, आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इन वीडियो को लाइक करिए दोस्तों में। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर करिए। जो लोग बाद में भी क्लास लेते हैं ना, तो आप लोग भी, ठीक है, जो लोग बाद में भी क्लास लेते हैं ना, तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और वीडियो को पॉज करके कमेंट में अपना आंसर किया करिए। मैं सभी का कमेंट में देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं देखता हूँ। तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या होता है, तो महाधमनी और फुसफुस धमनी को जोड़ने वाला एक छोटा, ठीक है, रेशेदार लिगामेंट है। इसे बोटलो लिगामेंट, हार्वे लिगामेंट और बोटाली डक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यह बाएं फुसफुस धमनी और महाधमनी से चाप जुड़ा होता, ठीक है, चाप जुड़ा होता है इसका। और यह महाधमनी, ठीक है, स्थमस पर स्थित होता है। कहाँ, महाधमनी स्थमस पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सिरापिरक लिगामेंट क्या होता है, तो सिरापिरक लिगामेंट
ठीक है। देखिए सीरा ठीक है क्या होता है, तो विकृति इसके बारे में, सीरा विकृति में रक्त वाहिकाएं असमान रूप से फैलती हैं, यानी कि विकृति इसका जो होता है ना उसमें रक्त वाहिकाएं। देखिए यहाँ पे देखिए लिगामेंट टेरेस के बारे में देखेंगे। लिगामेंट टेरेस जो है ना एक लिगामेंट है जो कुल्हे जोड़ को स्थिरता देता है। कुल्हे यानी कि कुल्हे के जोड़ को स्थिरता देगा। हमारे कंधा है ना इसको कुल्ला कहा जाता है। ठीक है, यह कुल्हे की गेंद को सॉकेट से जोड़ता है, सॉकेट से जोड़ने का कार्य करेगा। यह कुल्हे की स्थिरता और फीमरल हेड को रक्त की आपूर्ति के लिए जरूरी होता है। कौन? लिगामेंट टेरेस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10th नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, आप लोग बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। और इसलिए लाइव क्लास इसलिए मतलब ऐसे आपका क्लास हो रहा है ना कि ज़्यादा कमेंट बाजी पे ध्यान ना दिया जाए। आप लोग तो अपने में कमेंट किया करिए, क्वेश्चन देखा करिए आप लोग। ठीक है, कमेंट किया करिए, उससे आप लोगों को क्या होगा ना अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ आप लोग जो भी जानकारी, मान लीजिए कि नवजात शिशु या जो भी जानकारी आप लोग जानते हैं ना दोस्तों आप लोग, ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग क्या करेंगे ना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना। फालतू की चीज़ जो छोड़ के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना तो आपको ज़्यादा कुछ ज्ञान होगा। यानी कि एक बार जो लिख देंगे ना कमेंट बॉक्स में तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बताएंगे अंडाकार रंध्र यानी कि क्या फोरेमन ओवेल जिसे कहा जाता है। ठीक है, फोरेमन ओवेल, ठीक है, बताइए बंद होने का कारण क्या होता है। तो बताइए सभी लोग, इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण कई सारे होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10th का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फेफड़े के रक्त प्रवाह में वृद्धि, यानी कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हृदय के दाएं और बाएं और दाबों का स्थानांतरण भी हो सकता है। ठीक है, दाबों के स्थानांतरण के कारण भी हो सकता है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता यदि बढ़ेगा तब हो सकता है फोरेमन ओवेल बंद। ठीक है, तो देखिए जब ये कब बंद होता है, और ग्रास नाल के परिसंचरण का बंद होता है, बाएं अलिंद के दबाव जब बढ़ेगा ना तब बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कमी दिया है ना, कमी दिया है, वृद्धि जब होगा तब बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चे के जन्म के समय, ठीक है, जो फोरामेन ओवेल होता है ना एक छोटा सा छेद होता है जो हृदय के ऊपरी कक्ष यानी कि अलिंद के बीच में होता है। कहाँ पे होगा? हृदय के ऊपरी कक्ष यानी कि अलिंद जो होता है ना उसके बीच में होता है। जन्म के बाद फोरामेन ओवेल आमतौर पे बंद हो जाता है। हालांकि कुछ बच्चों में यह छेद बंद नहीं होता है, जिसे पेटेंट फोरामेन ओवेल कहा जाता है, यानी कि पीएफओ कहा जाता है। ठीक है, पीएफओ का कारण क्या होता है? अज्ञात कारण के स्ट्रोक, सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, कोरोनरी हृदय रोग हो जाता है, दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज होता है इसमें। आगे बढ़िए, 11 नंबर का बताएंगे वेरिकाला वैक्सीन। बताइए वेरिकोला वैक्सीन क्या होता है। तो वेरिसोला सॉरी है आप लोगों का है, वेरिकाला नहीं है, वेरिसोला वैक्सीन। वेरिसोला वैक्सीन क्या होता है? तो चिकन पॉक्स के ठीक है बचने के लिए दी जाने वाली एक वैक्सीन होती है। ठीक है, तो एक ऐसी होती है, मृत होता है जीवित तनु की टीका, इम्यूनोग्लोबुलिन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेरिसोला वैक्स जोस्टर वायरस से ये बचाती है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए बच्चों और वयस्कों को चिकन पॉक्स से बचाती है, यह दाद से भी सुरक्षा देती है। देखिए, ठीक है, यह वेरिवेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिए, कई जगह आपसे वेरिवेक्स पूछ लेगा वेरिसोला को, तो वेरिवेक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जीवित तनु के टीका होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? जीवित क्या होता है? जीवित तनुकृत टीका हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आप लोग का 11 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है देखिए। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाने वाले एक प्रोटीन है। यह शरीर को संक्रमण, कैंसर और बाहरी पदार्थों से लड़ने में मदद करेगा। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन को क्या एंटीबॉडी भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी भी से कहा जा सकता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। चलिए 12th नंबर को देखेंगे, बताएंगे क्राउनिंग निम्न में से होता है। ठीक है, क्राउनिंग कब होता है? तो बताएंगे प्रसव पीड़ा का प्रथम चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण, प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। तो देखिए क्राउनिंग क्या होता है? तो प्रसव के दौरान होने वाला एक चरण है जब शिशु का सिर योनि के द्वार से दिखाई देता है। तो यह कब होता है? तो प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में होता है। प्रसव पीड़ा के दूसरे चरण में होता है। क्राउनिंग के दौरान जो है शिशु का सिर योनि के द्वार से दिखाई देगा। क्राउनिंग के दौरान
शिशु के सिर का सबसे चौड़ा हिस्सा योनि के द्वार, ठीक है, योनि द्वार पर दिखाई देगा, ठीक है। और इसके दौरान क्या होगा, तो सिर सिर के शरीर के बाकी सारे हिस्से ढकेलना पड़ता है सिर से, तो ये चीजें ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, तो कई सारे क्राउनिंग के अलावा क्या होगा, तो गियर क्राउनिंग भी होता है, प्रेस ब्रेक क्राउनिंग भी होता है। तो यहाँ प्रसव पीड़ा का दूसरा छोटा ऑप्शन भी हो जाएगा। जीवन क्षमता की अवधि के बाद या बच्चे के जन्म से पूर्व जननांग पथ से या उससे, ठीक है, उसमें से हुए रक्तस्राव को निम्न कहा जाता है। एंटीपार्टम हेमरेज, एक्स्ट्रापार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या उपरोक्त सभी। तो क्या कहा जाता है इसे, तो एंटीपार्टम हेमरेज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि प्रसव पूर्व रक्तस्राव, ठीक है। ठीक है, एपीएच 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 है ना, एपीएच यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज प्रसव पूर्व रक्तस्राव हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह देखिए गर्भावस्था के 20 हफ्ते के बाद और प्रसव से पहले होता है। यह 2 से 5%, ठीक है, गर्भधारण में होता है। आमतौर पे प्लेसेंटा, ठीक है, एब्डोमिनल में दर्द और योनि से रक्तस्राव होता है। इसमें प्लेसेंटा प्रीवियस से होने वाला रक्तस्राव आमतौर पे दर्द रहित होता है। तो देखिए इंटापार्टम हेमरेज, ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है ना, प्रसव से पहले होने वाला अतिरिक्त रक्तस्राव होता है, इसमें ध्यान रखना आप लोगों को। और इंट्रापार्टम हेमरेज यानी कि प्रसव के दौरान होने वाला रक्तस्राव को, जो प्रसव के दौरान होगा, ठीक है, प्रसव के दौरान, ठीक है, प्रसव के दौरान होगा, ध्यान रखिएगा, प्रसव के दौरान होगा ये, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक गंभीर और कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। ये प्रसव के दौरान रक्तस्राव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्लेसेंटल एब्डोमिनल, ठीक है, यूटेरिन एटोनी, प्लेसेंटा एक्रिटा, जननांग पथ का घाव या गर्भाशय का फटना, ये सभी चीजें हो सकता है, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज प्रसव पश्चात रक्तस्राव, जिसे पीपीएच कहा जाता है, ठीक है। यदि 500 ml से ज्यादा रक्तस्राव होगा, ठीक है, प्रसव के पश्चात, तो उसे पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज कहा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीपीएच कहा जाता है। गर्भाशय की मांसपेशियां प्लेसेंटा रक्तवायु को बंद करने के लिए पर्याप्त मात्रा में संकुचित नहीं होती है, तो उसे कहा जाएगा पीपीएच, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित में से किस स्थिति को प्रदिष्ट की जाती है, तो यहाँ HIV पॉजिटिव महिला, क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। 14 का बताएंगे। या मोटी मेकोनियम अभिरंजित लेकर इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण, ठीक है, मॉनिटरिंग के ऊपर विचित्र एवं असाधारण अनुरेखण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि HIV पॉजिटिव महिला हो जाएगा। HIV पॉजिटिव महिला, इसमें गर्भ धारण करने में कठिनाई, रजोनिवृत्ति की उम्र में बदलाव और हड्डियों का कमजोर होना शामिल है, ठीक है। देखिए HIV से पीड़ित महिलाओं को गर्भधारण करने में कठिनाई हो सकती है। HIV से पीड़ित महिलाओं को रजोनिवृत्ति कम उम्र में हो सकती है, ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ए। आगे बढ़िए एंड लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बताइए, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एर्गोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें, ठीक है, कंट्रा इंडिकेट किया जाता है। प्रेमी ग्रेविडा में, गंभीर एक्लेम्पिसिया, लंबा प्रसव पीड़ा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे। देखिए देखिए क्या होता है, आंसर करिए क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, गंभीर एक्लेम्पिसिया हो जाएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे 15 का क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, गंभीर एक्लेम्पिसिया। क्या होता है, तो गंभीर एक्लेम्पिसिया गर्भावस्था के दौरान प्रसव के बाद होने वाला एक ऐंठन दौरा होता है। यह एक्लेम्पिसिया का एक गंभीर रूप होता है। एक्लेम्पिसिया प्री एक्लेम्पिसिया की एक गंभीर जटिलता है, ये चीजें ध्यान रखना है। एक्लेम्पिसिया में क्या होता है, एक्लेम्पिसिया से पीड़ित महिला को, ठीक है, दौरे पड़ सकते हैं, ठीक है। दौरे के दौरान माँ की बाहें, पैर, गर्दन, जबड़ा अनैच्छिक रूप से झटकेदार हरकतें कर सकती हैं। माता बेहोश भी हो सकती है इसमें, और खुद को गीला भी कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, और इसका इलाज क्या है, गंभीर एक्लेम्पिसिया के इलाज के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है, और इसके इलाज के तत्काल प्रसूति के प्रसूति परामर्श और प्रसव एवं प्रसव की इकाई में भर्ती करनी चाहिए, ठीक है। देखिए प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है, तो वह महिला जिसने पहली बार गर्भधारण किया हो, यानी कि 35 साल या उससे ज़्यादा की उम्र की,
ठीक है, पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को, ठीक है, ठीक है, इल्डरली, ठीक है, इल्डरली ग्रेविडा, प्राइमी ग्रेविडा कहा जाता है। यानी कि 35 साल से अधिक में गर्भ धारण करेगी पहली बार तो उसे इल्डरली प्राइमी ग्रेविडा कहा जाएगा। और वह महिला जिसने पहली बार गर्भ धारण किया है तो उसे प्राइमी ग्रेविडा कहा जाएगा। ठीक है, प्राइमी ग्रेविडा के जटिलताओं को कम से कम करने के लिए जल्दी निदान करना चाहिए। इसमें हेल्प सिंड्रोम जैसी जटिलताएं हो सकती है। ठीक है, हेल्प सिंड्रोम जैसी जटिलताएं हो जाती है। हेल्प सिंड्रोम क्या है, तो एक मल्टीपर्पज विकार होता है। इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो मतली, उल्टी, ठीक है, पेट के ऊपरी हिस्सों में दर्द या सूजन शामिल होते हैं। चलिए, तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। ठीक है, और लंबी प्रसव क्या होती है, तो लंबा प्रसव पीड़ा क्या होता है, तो इसको समझेंगे। ठीक है, यह तब होता है जब प्रसव 20 घंटे या उससे ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं के लिए समय सीमा 20 घंटे या उससे ज़्यादा है, जबकि पहले माँ बनने वाली, ठीक है, पहली बार जो बनेगी ना उसे 20 घंटे, फर्स्ट टाइम जो बनेगा ना, ठीक है, उसे 20 घंटे, और जो सेकेंड टाइम या उससे ज़्यादा में बनेगा तो उसके लिए 14 घंटे अनुशंसित किया जाता है। ठीक है, इसमें इसके कारण क्या हो सकते हैं, लंबी प्रसव पीड़ा के कारण गर्भ शिशु का आकार बड़ा होना, यदि बच्चा बड़ा होगा तो गर्दन शिशु के असमान स्थिति में होगा, जब नली छोटा होना होता होगा, या गर्भ, ठीक है, गर्भाशय के संकुचन कमजोर होना, या गर्भाशय संकुचन बहुत मजबूत होना। तो ये सभी चीजें हैं आप लोगों का लंबे प्रसव पीड़ा का। ठीक है, तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, जो भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। ठीक है जी, तो धन्यवाद सभी लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।